friends, myself Twinkle and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge where we share income tax, financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about annual compliances of a निधि कंपनी कि निधि कंपनी के क्या क्या एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं। एनुअल कंप्लायंसेस मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी, इसीलिए एक दो फॉर्म जो उनका इनकॉर्पोरेशन के बाद का होता है उसका भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। निधि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के ऊपर वीडियो भी डिटेल में हमने डाल रखी है हमने यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे निधि कंपनी की बात हो रही है। निधि कंपनी मतलब कि उसमें जो होता है निधि कंपनी, उसमें वो लोग अपने ही मेंबर से पैसा लेते हैं और उन्हें ही लेंड करते हैं फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट्स, ठीक है। तो इसके साल भर के कंप्लायंसेस क्या होते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई हम अपने मेंबर्स में कंपनी बनाते हैं, मेंबर्स का ही पैसा ले रहे हैं और मेंबर्स को ही दे रहे हैं, तो इसमें क्या कंप्लायंसेस होगी। तो नहीं, अगर आप कोई भी कंपनी आरओसी में रजिस्टर कराते हो तो आपको ये सारे कंप्लायंसेस भी करने मैंडेटरी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि निधि कंपनी के बाद बनने के बाद आपको कौन कौन से कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। निधि कंपनी उन लोगों के लिए सबसे परफेक्ट होती है जो अपने मिनिमम कैपिटल के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला कंप्लायंसेस क्या होता है। सबसे पहला कंप्लायंसेस किसी भी कंपनी का होता है INC20A। INC20A मतलब कि भाई आरओसी को आपने बोला है, इसमें भी आपका MOA और AOA जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप बताते हो कि भाई ये मेरे मेंबर्स हैं या ये मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। सब मतलब कि निधि कंपनी में सबसे पहले 7 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से 3 उनके डायरेक्टर होते हैं। तो 7 मेंबर्स हैं, उनकी शेयर होल्डिंग आई होगी जो कि आपने आरओसी को बताए होंगे अपने फॉर्म्स में कि भाई मेरे ये मेंबर्स है और इनकी इतनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। तो वो बोलते हैं कि भाई ठीक है, आपने बता दिया, मैंने आपके बताने पर आपको कंपनी खोल के कंपनी रजिस्टर करने दिया, आपने कर लिया, अब मुझे प्रूफ दो इस चीज़ का कि आपके ये 7 मेंबर्स हैं और उन्होंने इतना इतना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी ये नहीं कि आपने किसी भी अकाउंट से या डायरेक्ट जितनी आपने 5 लाख पेड अप कैपिटल आपकी स्टार्टअप है तो आपने 5 लाख रुपए डायरेक्ट एक के अकाउंट से डाल दिए कि लो भाई मेरे बैंक अकाउंट में मेरा पेड अप कैपिटल आ गया। तो नहीं, ऐसा भी आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आपको वो जो 5 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइफर्गेशन है, वो करके दिखाना पड़ेगा कि भाई ए ने मेरे कंपनी में इतने शेयर्स होल्ड करे, इतना शेयर कैपिटल उसने दिया है, बी सी डी इन सबके भी प्रॉपरली जो कैपिटल है वो उनके पर्सनल अकाउंट से आनी चाहिए आपके बैंक में। तो सबसे पहला कंप्लायंसेस यही होता है, आपको INC20A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म आरओसी को फाइल करना पड़ता है विद इन 180 डेज। इनकॉर्पोरेशन होने के 180 दिन के अंदर आपको वो फॉर्म फाइल करना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि निधि कंपनी का उसके बाद का फॉर्म। निधि कंपनी के उसके बाद का फॉर्म, सबसे पहला फॉर्म होता है NDH1। NDH1 निधि कंपनी के लिए सबसे पहला फॉर्म जाता है। वो क्या होता है NDH1 में, मतलब क्या होता है, जब आप इनकॉर्पोरेशन करते हो निधि कंपनी की तो उसमें ये क्राइटेरिया होता है कि भाई अभी आप 7 मेंबर से स्टार्ट करो अपनी निधि कंपनी, ठीक है, लेकिन 1 साल के अंदर आपको उसमें 200 मेंबर्स करना मैंडेटरी है, 200 मेंबर्स, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा क्राइटेरिया उसका है कि भाई 1 साल के अंदर 200 मेंबर्स तो करना ही है और साथ में आपका नेट ओन फंड किस में होना चाहिए 1:20। ये दोनों क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, ये चीज आपको करके दिखानी है कि 1 साल के अंदर हमने ये कर लिया। अब 1 साल मतलब क्या होता है। 1 साल मतलब कि आरओसी कहती है कि अगर आपने कंपनी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कोई निधि कंपनी बनाई है 1 मई 2022 में, ठीक है, इस दिन मेरी कंपनी हो गई है इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब इसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कब होगा 31 मार्च 2023। इस दिन मेरी कंपनी का एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो इसके इतने दिन में 200 मेंबर्स करने मैंडेटरी है, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल केस। अब आरओसी कहती है कि अगर आपकी कंपनी, इसी के लिए लेते हैं, यही फाइनेंशियल ईयर जो भी एग्जांपल लूंगी
उन सब में उसका फाइनेंशियल ईयर 22-23 ही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर मैंने कोई कंपनी बनाई है, अब मेरी कंपनी बनी है 1 फरवरी 2023, ठीक है, तो मेरा साल कब खत्म हो रहा है? मेरा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023। ये तो मुझे 1 महीने में खत्म हो गया मेरा साल। तो 1 महीने में मैं अपने 200 मेंबर्स कैसे कंप्लीट करूंगी? तो आरओसी कहती है कि ये सबके लिए उन्होंने छूट दे रखी है कि अगर आपकी कंपनी उस फाइनेंशियल ईयर के जनवरी के बाद बनती है, ठीक है, तो उनके लिए एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? जैसे इसी फाइनेंशियल ईयर में मेरी कंपनी जनवरी 23 में बनी है, तो मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर कंपलसरी नहीं है लेकिन मैंडेटरी भी नहीं है। कि कंपलसरी नहीं है कि आपको 31 दिसंबर को ही फाइल करना है, ऑप्शनल है आपके लिए कि भाई अगर आपका जनवरी से मार्च में 3 मंथ्स में अगर आपका बिजनेस अच्छा चला है तो आप एनुअल फाइलिंग करो, अपनी फाइलिंग्स नॉर्मली फाइल करो। लेकिन जनरली वो मानती है कि 3 मंथ्स तक किसी का बिजनेस इतने अच्छे से स्टार्टअप नहीं हुआ, तो आप जो अपना एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लो, मतलब कि इसी फाइनेंशियल ईयर में मेरी कंपनी जनवरी में बनी है, तो मैं उसके लिए अपना एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या मानूंगी? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मानूंगी 31 मार्च 2024। इस दिन मैं अपना एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मानूंगी, मतलब ये होगा मेरे लिए 1 साल। तो अब लेकिन अगर मान लो कि मेरी कंपनी 31 दिसंबर को मेरी कंपनी बनती है, तो क्या होगा? भैया आपकी कंपनी दिसंबर में बन गई तो आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है फाइनेंशियल ईयर का क्राइटेरिया। तो अब सबसे पहला फॉर्म आपका क्या आता है? NDH1। NDH1 में आरओसी बोलती है कि भाई आपने निधि कंपनी बनाते वक्त प्रॉमिस किया था कि 1 साल के अंदर आप अपने 200 मेंबर्स बना लोगे, 200 मेंबर्स आप इकट्ठे कर लोगे। तो वो फॉर्म फाइल करके हमें बताओ कि भाई 200 मेंबर्स मैंने पूरे कर लिए, ये डिपॉजिट है और मेरा जो नेट ओन फंड है वो भी 1:20 के उसमें ही चल रहा है। ठीक है, ये हो गया अप टू डेट। लेकिन अगर मानो कि मैं फेल हो गई, उसके लिए भी आपको आरओसी चांस देता है कि भाई कोई बात नहीं, एक चांस था, आपने स्टार्टअप किया है, आप नहीं फाइल कर पाए, तो उसके लिए आपको NDH1 फाइल करना पड़ता है। नहीं कर पाए उसके लिए भी ऑप्शन दिया उन्होंने, लेकिन बात करते पहले NDH1 आपको कितने दिन में करना होता है? NDH1 आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बाद 90 डेज के अंदर आपको NDH1 अपना फाइल करना है। अब ये नहीं कि फॉर्म फाइलिंग की डेट मेरे पास 90 डेज है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मेरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड हो गया, पर मेरे 200 मेंबर्स नहीं हुए, 197 ही हुए हैं, मेरे पास 3 मेंबर्स कम है। अगर उन 3 मेंबर्स की ज्वाइनिंग आपने अप्रैल में करवाई है और आप सोचो कि आप उसको उसी फाइनेंशियल ईयर में काउंट करो, क्योंकि फॉर्म तो मैं 90 डेज के बाद भर रही हूँ तो मैं इसे भी काउंट कर लेती हूँ। नहीं भैया, आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो गया, तो 31 मार्च तक की ही ट्रांजैक्शन आप फाइनेंशियल्स में या फिर कंप्लायंसेस में शो कर सकते हो। अगर 197 या 199 भी है तो भी वो आपके 200 मेंबर्स कंप्लीट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्म तो है कि भाई मैंने अब जो बोला था 200 मेंबर्स कलेक्ट करने का, वो मैंने 200 मेंबर्स कनेक्ट कर दिए हैं और मेरा नेट ओन फंड भी ठीक है। तो ये सबसे पहला फॉर्म होता है। उसके बाद आरओसी बोलती है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तुम फेल हो गए, चलेगा, मत दो मुझे पेनल्टी, तुम्हें एक चांस देता हूं कि भाई अगर नहीं कर पाए तो उसका सेकंड फॉर्म होता है NDH2। NDH2 किसके लिए होता है? NDH2 एक्सटेंशन के लिए होता है कि भाई आप रिक्वेस्ट कर रहे हो आरओसी से कि मेरे 200 मेंबर्स नहीं हुए तो आप मुझे मेरा टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगा 200 मेंबर्स, तो वो आपको और टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं उस चीज के लिए। अब ये नहीं कि 90 दिन में आपको फॉर्म फाइलिंग करना था, आप नहीं कर पाए, लेकिन 90 दिन के बाद आप एक्सटेंशन का मांग रहे हो, तो बोलेंगे अच्छा बेटा तुमने 90 दिन का टाइम दिया, उसके बाद भी तुमने नहीं किया और अब 90 दिन बाद होने के तुम मुझसे एक्सटेंशन मांग रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आने वाला है और मेरे से 200 मेंबर्स नहीं हुए या 1% भी चांस है भाई कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए वो बोलते हैं कि आप एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर के
30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर आप मुझे फॉर्म फाइल करो और बता दो कि भाई हम 200 मेंबर्स नहीं कर पाएंगे, हमें एक्सटेंशन चाहिए। ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो सेकंड फॉर्म आपका ये हो गया, सेकंड कंप्लायंसेस ऑप्शनल है लेकिन फिर भी आपको बता दिया कि भाई ये फॉर्म भी फाइल होता है। उसके बाद आते हैं हम NDH3 पे। NDH3 आपको फाइल करना पड़ता है। NDH3 फाइल आपका कब होता है? हाफ ईयरली। ये साल में 2 बार फाइल होता है एनुअल कंप्लायंसेस की। एक बार होता है 30 अप्रैल को और एक बार होता है 30 अक्टूबर को। ये आपको साल में 2 बार फॉर्म फाइल करना जरूरी होता है। NDH2 में एक ऑप्शन ये भी होता है कि भाई आपने 200 मेंबर्स कलेक्ट कर लिए लेकिन आप अपना नेट ओन फंड वाली क्राइटेरिया आप पूरी नहीं कर पाए। आपकी नेट ओन फंड वाली क्राइटेरिया 1:20 जो थी वो आप फुलफिल नहीं कर पाए तो भी आप फेलियर ही कहलाओगे। उस केस में भी आपको एक्सटेंशन का फॉर्म फाइल करना जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट कंप्लायंसेस पे। नेक्स्ट कंप्लायंसेस आपका क्या है? नेक्स्ट कंप्लायंसेस है NDH4। NDH4 फॉर्म क्या होता है? NDH4 फॉर्म होता है डिक्लेरेशन दे रहे हो एक्टिव स्टेटस का कि भाई मेरी निधि कंपनी एक्टिव है, चल रही है। इसके लिए आपको NDH4 फॉर्म फाइल करना होता है। अब NDH4 आपको कब फाइल करना होता है कि भाई मान लो मैंने अपनी कंपनी बना ली, निधि कंपनी मेरी इनकॉर्पोरेट हो गई। उसके बाद आप लोग क्या बोलते हो, आपने ही तो बताया था मैम कि 180 दिन के अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन वाला INC 28 फाइल करना होता है। INC 28 180 दिन का टाइम दिया, तो भाई मैं 180 दिन क्या मैं 178th डे पे फाइल करूंगा। ठीक है भैया आप करो, लेकिन उससे पहले इनकॉर्पोरेशन के 120 डेज के अंदर आपको ROC को बताना पड़ता है कि भाई मेरी कंपनी एक्टिव है, मेरी कंपनी का स्टेटस एक्टिव है, चल रही है मेरी कंपनी। उसके लिए आपको NDH4 फॉर्म फाइल करना पड़ता है। कब? इनकॉर्पोरेशन के 120 दिन के अंदर आपको वो फॉर्म फाइल करना जरूरी है। तो ये कुछ स्पेशल फॉर्म्स थे जो निधि कंपनी के केस में जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने नॉर्मल कंप्लायंसेस पे। नॉर्मल कंप्लायंसेस क्या आता है? सबसे पहला और सबसे डिफिकल्ट, जो भाई क्लाइंट्स पेनल्टी सुन के बोलते हैं अरे बाप रे इतनी बड़ी पेनल्टी, तो इतनी बड़ी पेनल्टी क्या, आप तो 100-200 रुपए आपके फॉर्म्स के चार्जेस आते हैं, एक बार में आप खा रहे हो ये पैसा। नहीं भैया, अगर आपने अपना DR3 KYC नहीं करा, DR3 KYC होती क्या है आप हमारे YouTube चैनल पे डिटेल्ड वीडियो जाकर के देख सकते हो। तो DR3 KYC क्या होता है बहुत बार बताया, और अब तो क्लाइंट्स इसका नाम सुन के ठीक है मैम कर दो, सबसे पहले यही करो। क्यों? क्योंकि भैया पता है इसमें सीधा 5,000 की पेनल्टी आती है, और ये जाती किसको है? ROC के पास जाती है, हमारे पास नहीं आती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, आपको DR3 KYC करना होता है। DR3 KYC करो, अपना दिन अपडेट करो और हर साल करो, और इसकी डेट होती है 30 सितंबर। फिर आता है DPT3 फॉर्म, और इसकी डेट होती है 30 जून। 30 जून तक आपको आपकी कंपनी के ऊपर कोई भी लोन और डिपॉजिट है किसी भी तरीके का, तो वो आपको ROC को बताना होता है। अब उसके बाद आओ AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। अब भाई यहाँ पे भी भले ही आपने निधि कंपनी चला रहे हो, लेकिन आपको एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। एनुअल जनरल मीटिंग जो कि साल में एक बार होती है, इस पे भी हमारी डिटेल्ड वीडियो आ रखी है, आप वो जाकर के देख सकते हैं। अब एनुअल फाइलिंग की जो डेट होती है वो होती है फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 6 मंथ्स के अंदर आपको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है कि जो न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी होती है, जिसका अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो भाई उसे अपना ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगता है। तो ROC बोलती है ठीक है भैया आपके लिए ये छूट है कि अगर आप न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी हो तो आपके लिए AGM का टाइम 6 मंथ से हटा करके 9 मंथ्स है। ठीक है, कि आपको 31 दिसंबर तक अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कर लेनी है। एनुअल जनरल मीटिंग करोगे तभी तो उसके बाद के फाइनेंशियल्स जो उसके बाद के कंप्लायंसेस होते हैं वो करोगे। तो नॉर्मल कंपनीज के लिए विदिन 6 मंथ्स होता है, और जो कि न्यूली इनकॉर्पोरेट होती है वो होता है 30 दिसंबर से पहले आपको करना होता है। अब इसमें एक जो बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है क्या कि ROC कहती है कि भाई ठीक है मैंने आपको एक्सटेंशन दिया न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी के लिए और नॉर्मल कंपनीज के लिए। न्यूली के लिए 9 महीने और जो नॉर्मल कंपनीज हैं उसके लिए 6 मंथ्स। अब
इसमें क्या बोलते हैं कि भाई एक बार आपकी एजीएम हो गई, मान लो कि आपने वो करी है सितंबर के बाद करी है, और दूसरी आप करने जा रहे हो, तो वो कब होगी आपकी, वो तो आपका नेक्स्ट ईयर आ गया। तो आपको 6 महीने के अंदर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के बाद आपको करनी है। लेकिन इसमें भी आप एक चीज ध्यान रखना होता है आपको अपनी कंपनी में कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, मतलब कि पिछले साल की एनुअल जनरल मीटिंग और इस साल की एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर 15 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, 15 मंथ से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब एनुअल जनरल मीटिंग खत्म हुई तो भाई कोई भी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, निधि कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, सबके लिए फॉर्म फाइल है एनुअल फाइलिंग का AOC 4 और MGT 7। AOC 4 और MGT 7 आपको फाइल करना होता है। AOC 4 में आपकी कंपनीज की डिटेल आपको फाइल करनी है, फाइनेंशियल्स में, जो कि ऑडिटेड फाइनेंशियल्स आप करवाते हो उसकी डिटेल्स फिल करनी है, कंपनी की डिटेल्स फिल करनी है। और कब करनी है, तो ये आपका जब एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगी उसके विदिन 30 डेज के अंदर आपको अपना AOC 4 फॉर्म फाइल करना है। दूसरा आता है, मैंने बोला MGT 7 और MGT 7A। तो MGT 7 आपको कब फाइल करना होता है, MGT 7 आपको विदिन 60 डेज, निधि कंपनी के केस में MGT 7 फाइल होता है। MGT 7 आपको कब करना होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होने के 60 डेज के अंदर आपको MGT 7 फॉर्म फाइल करना है। MGT 7 में बेसिकली आता है कि आपकी कंपनी में कोई भी डायरेक्टर में चेंज हुआ है, शेयर होल्डिंग में चेंज हुई है, डायरेक्टर्स और लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन सब की डिटेल्स जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है। भाई एग्जम्पशन मिली हो चाहे ना मिली हो, चाहे आप अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए कर रहे हो, आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। और ITR फाइलिंग की डेट 30 सितंबर के बाद 30 सितंबर से पहले आपको अपनी कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है। बस, तो ये कुछ कंप्लायंसेस है, कुछ ही नहीं, काफी ज्यादा हो गए। ये कंप्लायंसेस आपको साल खत्म होने के बाद करनी मैंडेटरी है, वरना पेनल्टीज तो आपका दिमाग खराब कर देंगी। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाकर के वो पूछ सकते हो। थैंक यू।